हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का करियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं एडवोकेट दीक्षा पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जजमेंट्स को कैसे रीड कर सकते हो एफिशिएंटली। देखो, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट और बीइंग अ लॉ एस्पिरेंट, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जजमेंट को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि जजमेंट एक स्किल होती है जो हर एक लॉ एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए। अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या गोइंग फॉरवर्ड इस प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहते हो तो आपको जजमेंट रीड करना आना चाहिए। अब देखो, जजमेंट रीड करना ना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि जजमेंट में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं और जजमेंट कोई एक या दो पेज की तो होती नहीं है कि कोई भी इंसान रीड कर लेगा। तो जजमेंट कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कैसे रीड की जा सकती है, उसके लिए कुछ इफेक्टिव मैं टेक्निक्स आपको बताने वाली हूं। साथ ही साथ अगर आप किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे फिर वो क्लैट यूजी हो, चाहे फिर वो एमएचसीटी हो या कोई भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। जो चीजें मैं यहां पर आपको जो बताने वाली हूं, अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो जजमेंट रीडिंग स्किल है, जजमेंट रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले गाइस एक और चीज जो है आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हम पूरे के पूरे इस वीडियो में इस पूरी की पूरी मतलब यहाँ पर जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें सिलेक्टिव रीडिंग की बात करनी है, बेंच साइज की बात करनी है, लीगल डेवलपमेंट की बात करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन, सिलेबस असाइनमेंट और यहाँ पर रेलिवेंट जितनी इररेलेवेंट जितनी चीजें हैं उनको कैसे एक्सक्लूड करना है। इन सारे की एरियाज पर हम फोकस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, यहां पर आपको कुछ मेथड्स देखने को मिलेंगे। सो देयर आर बेसिकली 6 मेथड्स जिनको आप यूज करके जजमेंट्स को पढ़ सकते हो। इररिलेवेंट पोर्शन को हटाकर रेलेवेंट पोर्शन पर स्टिक कर सकते हो। सबसे पहली चीज होती है सिलेक्टिव रीडिंग, जो आपको आनी चाहिए। सिलेक्टिव रीडिंग का मतलब यह होता है कि आपको उन जजमेंट्स पे फोकस करना है जिसका रियल एग्जाम्पल या रियल एग्जाम में कोई इंपैक्ट हो, कोई इंपैक्टफुल जजमेंट जो कि काफी ज्यादा मैटर करे, जो कि किसी बड़े लॉ को चेंज कर रही हो, कोई किसी एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज कर रही हो, किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रही हो, या फिर कोई ऐसा जजमेंट है जो कि एक लीगल लैंडस्केप को चेंज कर रहा हो। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो जाते हैं, आपको उन्हें सिलेक्ट करके उन्हें रीड करना होता है। तो सिलेक्टिव रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं चल पाता कौन सा जजमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं आने वाले थोड़े से 2-3 स्लाइड्स के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा जजमेंट रेलेवेंट है, कौन सा इररेलेवेंट है। थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। चलिए, देन उसके बाद सेकंड है बेंच साइज। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कोई भी जजमेंट पढ़ते समय ना ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो सिलेक्टिव रीडिंग करोगे आप, मतलब हर जजमेंट नहीं उठा के पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जजमेंट सिलेक्ट करके पढ़ना है। वो करना कैसे होगा वो अभी बताऊंगी। फिर बेंच साइज की अगर हम बात करें तो बेंच साइज का मतलब होता है कि कितने जजेस की बेंच बैठी हुई है उस जजमेंट को देने के लिए। अगर कोई जजमेंट की बेंच छोटी है यानी कि वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है यानी कि कोई इसेंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या इसेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डील किया गया है, तो वो हमारे लिए हाई प्रायोरिटी की हो जाती है। तो हमें वो सारी जजमेंट्स पढ़नी है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हो, यानी कि 5 या 5 से ज्यादा जजेस की बेंच अगर बैठी है और वो जजमेंट दे रही है, तो वो जजमेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिवीजन बेंच जो 2 जजेस की होती है और जो 3 जजेस की बेंच होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इन सारी चीजों के बीच के कैटेगराइजेशन को हम समझेंगे। उसके बाद हम आते हैं लीगल डेवलपमेंट के ऊपर। सो देखो, आपको कौन कौन से लीगल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। देखिए, कोई भी ऐसा जजमेंट जो कि किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट को ओवररूल कर रहा हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सज्जन सिंह का केस था या फिर शंकरी प्रसाद का केस था और उसके बाद गोलकनाथ का केस आया, तो गोलकनाथ के केस ने सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के केस को ओवररूल कर दिया, तो गोलकनाथ का केस इंपॉर्टेंट हुआ। फिर गोलकनाथ के केस को केशवानंद भारती के केस ने ओवररूल कर दिया। सो बेसिकली जो प्रेसिडेंट सेट होते जाते हैं, उन प्रेसिडेंट को जब कोई दूसरा जजमेंट आके ओवररूल कर दे तो वो जजमेंट हमारे लिए लैंडमार्क बन जाता है। साथ ही साथ अगर कोई नया राइट क्रिएट हो रहा है, कोई ऐसा जजमेंट है जिससे आपका कोई नया राइट क्रिएट हुआ, जैसे कि केएस पुट्टास्वामी जजमेंट, उसमें राइट टू प्राइवेसी को आपका फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो ये राइट आपका, ये वाला जो जजमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे जजमेंट्स पर आपको फोकस करना है। उसके बाद कोई भी ऐसे जजमेंट जो कि एक तरीके से इंटरप्रिटेशन को, किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन को चेंज कर रहे हो, किसी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हो या इंटरप्रेट कर रहे हो, ऐसे जो आपके जजमेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे ना एग्जाम मैग्नेट्स होते हैं जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करते हैं और एग्जामिनर इन सारे जजमेंट्स को लेकर क्वेश्चंस बनाते हैं। ये सारे जजमेंट्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है।
उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन की। सो देखो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ऐसे केसेस के ऊपर स्टिक करना है और ऐसे केसेस को ढूंढना है जो केसेस किसी ना किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हो या तो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अगर शायरा बानो का जजमेंट है, ठीक है, जो 2017 में आया था, तो शायरा बानो के जजमेंट में ट्रिपल तलाक को, जिसको हम तलाक बिद्दत कहते हैं, उसे हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, और क्रिमिनलाइज कर दिया। तो वो हमारा जो जजमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर कोई भी ऐसा लॉ, ऐसा कोई भी जजमेंट है वो जो किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे जो जजमेंट्स होते हैं ये हाई वेटेज कैरी भी करते हैं। उसके बाद सिलेबस असाइनमेंट, ठीक है, सॉरी सिलेबस अलाइनमेंट। सिलेबस अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स वाले जितने भी जजमेंट्स हैं उन पर फोकस करना है। अभी मैं इनके एग्जांपल्स भी दूंगी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स होते हैं, कौन से लीगल रीजनिंग से और करंट अफेयर से रिलेटेड जजमेंट्स होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर चलते हैं इररेलेवेंट पोर्शन पर। तो इररेलेवेंट पोर्शंस को आपको एक्सक्लूड करना है। अब इररेलेवेंट पोर्शन में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आर्बिट्रेशन वाले, जो भी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन लॉ से रिलेटेड कोई जजमेंट है उनको आप छोड़ सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं बनता क्लैट में, या किसी जो भी आप यूजी के लिए 5 ईयर या 3 ईयर लॉ के लिए आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ सीपीसी आप छोड़ सकते हो, ठीक है, उसके हैवी केसेस आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्लैट यूजी में आने वाले टॉपिक्स नहीं है, यहां से ज्यादातर हमें कभी भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो आप इन सारे केसेस को छोड़ सकते हैं। फिर अगर हम बात करें यहां पर क्यों मैटर करता है जजमेंट, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स क्यों मैटर करते हैं। देखो अगर आप क्लैट की बात करो, क्लैट यूजी की बात करो, तो आने मतलब अभी ये पिछले 2 सालों से इनका ट्रेंड बहुत शिफ्ट हो गया है। पहले ये क्या करते थे, ये पूछते थे क्वेश्चन ज्यादातर स्टैटिक लॉ से, लेकिन अब इन्होंने शिफ्ट कर दिया है करंट लॉ पर, ठीक है। और अब ये जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो भी पैसेजेस वगैरह दे रहे हैं, ये ज्यादातर किस पे बेस्ड होते हैं, करंट लीगल इशू पे बेस्ड होते हैं, और वहां पर कोई ना कोई जजमेंट इन्वॉल्व होता है। तो आपको अब यहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है करंट लीगल पार्ट पर, और उसी वजह से ये जो जजमेंट पढ़ना है ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर इसका हाई इंपैक्ट क्या है, मतलब सबसे पहली बात तो आपको पैसेज यहीं से डायरेक्टली मिल जाएंगे। सो हाई इंपैक्ट केसेस को आपको टारगेट करना है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो ऐसा कोई जजमेंट जो कंट्रोवर्सी में हो, तो वहां से रिलेटेड आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। सो आपको टारगेट करना है उन सारे जजमेंट्स को जो कि लीगल लैंडस्केप को चेंज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनर की अटेंशन को ड्रॉ करता है, ठीक है। एग्जामिनर को लगता है कि यार इसने तो हमारे लीगल लैंडस्केप को चेंज कर दिया, इसने बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है लॉ के फील्ड में, तो हम इससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि बच्चे को इसके बारे में तो पता होगा, अगर वो रोज जजमेंट या रोज न्यूज़पेपर भी पढ़ता होगा तो उसे इस बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी, इसीलिए वो हाई कंट्रोवर्शियल या फिर कोई ऐसे लीगल मैटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी, जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे। फिर फ्रीक्वेंटली साइटेड जो हमारे जजमेंट्स होते हैं, जिनको फ्रीक्वेंटली साइट किया जाता है, जैसे केशवानंद भारती का जजमेंट फ्रीक्वेंटली साइट किया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की वजह से, तो वो जो आपका जजमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले ही वो लैंडमार्क जजमेंट है, 1973 का जजमेंट है, लेकिन आज भी वो उतना ही रेलेवेंट है जितना उस दिन था, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली साइटेड जजमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो जो भी लैंडमार्क जजमेंट है जिनको फ्रीक्वेंटली साइट किया जाता है, उन जजमेंट्स को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर लैंडमार्क तो हो ही गए, और ऐसे जजमेंट्स जो कि प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट सेट कर चुके होते हैं, राइट। चलिए देन आपको फोकस करना है क्वालिटी पर, ना कि क्वांटिटी पर। आप ये मत समझो कि हम जितने ज्यादा जजमेंट पढ़ के जाएंगे और उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। देखो जजमेंट की कोई सीमा नहीं है, जजमेंट बहुत सारे हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं बहुत सारे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, आप कितने पढ़ोगे जजमेंट्स, कोई लिमिट नहीं है। आप थक जाओगे लेकिन जजमेंट नहीं खत्म होने वाले। अब आपको टारगेट करना है अपनी क्वालिटी पर। अगर आप क्वालिटी जजमेंट्स पढ़ रहे हो, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पढ़ रहे हो, तो हो सकता है अगर आप 100 जजमेंट पढ़ो तो उसमें से 2 या 3 पैसेजेस तो आ ही जाएं। तो आपको ऐसा नहीं करना कि हमने 500 जजमेंट पढ़ ली, 1000 जजमेंट पढ़ ली, लेकिन हमें रिटेन कुछ भी नहीं हुआ। आप कम जजमेंट पढ़ो लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ो, और उनके नोट्स बना के उनको रिवाइज करो, तो आपकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी, ठीक है। सो ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये आपका मूल मंत्र है। उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर बेंच साइज के ऊपर। अभी मैंने बात की, आपको बताया कि बेंच साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेंच साइज का मतलब क्या है कि कितने जजेस की बेंच उस जजमेंट को देने के लिए बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। सो
अगर आप केशवानंद भारती के जजमेंट की बात करो तो इसमें लार्जेस्ट बेंच बैठी थी 13 जजेस की। 13 जजेस बैठे थे इस जजमेंट को प्रोनाउंस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन भी आया था जिसने एक लीगल लैंडस्केप में बहुत चेंज लाया, बड़ा बदलाव लेकर आया वो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है जजमेंट। उसके बाद 9 जजेस की बेंचेस आती हैं, जैसे कि इंदिरा साहनी वाला जजमेंट है, के.एस. पुट्टस्वामी 2017 का जजमेंट है, इसके अंदर 9 जजेस बेंच बैठी थी, ठीक है। उसके बाद 5 जजेस बेंच आ जाती है। 5 जजेस बेंच जैसे कि मेनका गांधी वाला केस था, एस.आर. बोमई वाला केस था, या फिर नवतेज सिंह जौहर वाला केस है, ये सारे जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, इसके अंदर 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। देखो, आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसको कहते हैं। अगर आप आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे ना, तो वहां पर बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की डेफिनेशन कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसको कहते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है। ऐसी बेंच जिसके अंदर 5 या 5 से ज्यादा जजेस बैठे, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तब बैठती है जब कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या इंटरप्रिटेशन, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करना होता है, तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हम फॉर्म करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आपको ये वाली तो जजमेंट्स पढ़नी ही पढ़नी है। जो 5 जजेस या उससे ज्यादा की बेंच वाली जो भी जजमेंट्स है, उनको आपको टारगेट करना है, ये हाई प्रायोरिटी पर रखनी है, ठीक है। फिर 3 जजेस बेंच भी आ जाती हैं, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं होती हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको छोड़ दोगे, कुछ ऐसी जजमेंट होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रिमिनल और सिविल अपील्स की होती हैं। बेसिकली जो क्रिमिनल और सिविल अपील्स जो सुप्रीम कोर्ट में आती है ना, उनमें लगभग 3 जजेस की बेंच बैठती है, तो वो भी आपको यहाँ पर देखनी है। सब्जेक्ट लेकिन रेलेवेंस यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट रेलेवेंट है या नहीं है, ओके। देन उसके बाद लीगल डेवलपमेंट की बात की जाए, अगर ये तो बेंच के साइज से आपने पता कर लिया कि कौन सी जजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी टेक्निक है कि आप लीगल डेवलपमेंट से भी पता कर सकते हो कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट जजमेंट है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर कोई ऐसी जजमेंट जो किसी प्रेसिडेंट को ओवररूल कर रही है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा जजमेंट जो आपको कोई नया लीगल राइट क्रिएट करके दे रहा है, तो वो जजमेंट्स आपको पढ़नी है, जैसे के.एस. पुट्टस्वामी, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। या फिर आपने उन्नी कृष्णन का केस अगर पढ़ा होगा, जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन आपका राइट बनाया गया था अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। सो ऐसे केसेस जो आपको नए राइट क्रिएट करके दे रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अगर कोई ऐसा जजमेंट है जो कि इंटरप्रिटेशन को चेंज कर रहा है, तो वो जजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा जजमेंट जो कि किसी नए टेस्ट को आपको बता रहा है, जैसे कि अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस था, जिसने ये बताया था कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन सी अदर अथॉरिटीज आएंगी, उसके 6 पॉइंटर्स दिए थे। तो वो एक टेस्ट था जो कि डिफाइन करता है कि कैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को या अथॉरिटी को या अदर अथॉरिटी को स्टेट की डेफिनेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जजमेंट्स जो किसी न्यू टेस्ट या न्यू डॉक्ट्रीन को स्टैब्लिश करे, जैसे केशवानंद भारती का जजमेंट, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन आई थी, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई ऐसा जजमेंट जो कि न्यू डॉक्ट्रीन या कोई न्यू टेस्ट जो है वो अगर फॉर्म कर रहा है, तो वो जजमेंट आपको पढ़नी है, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन के ऊपर। अब देखो, यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं, उसके अंदर बेसिकली यहां पर बात इस चीज की हम करेंगे कि कौन से ऐसे जजमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के एक्शन, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं ना, उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं। ये जजमेंट्स भी हाईली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई जजमेंट है, ठीक है, वो लैंडमार्क कब बनता है, जब कोई लीगल फ्रेमवर्क चेंज हो रहा होता है, इंडिया की कोई लीगल फ्रेमवर्क को आप रीशेप कर रहे होते हो, तो वो जजमेंट्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो, फंडामेंटल राइट के वायलेशन से रिलेटेड अगर कोई आपको जजमेंट दिखा, तो आपको वो पढ़ना है, क्योंकि फंडामेंटल राइट ना लगभग सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम का फेवरेट टॉपिक होता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए। आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी की बात करता है, अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि राइट टू इक्वलिटी को ब्रीच कर रहा है और जजमेंट ऐसी आई जो कि आपके इस राइट को प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो जजमेंट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात करता है, तो अगर कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करके उसे वॉइड एंड नल डिक्लेयर कर दे, तो वो इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाएगा। आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा है, तो अगर इस मतलब कोई भी ऐसा जजमेंट जो इसके इंटरप्रिटेशन को बड़ा कर दे, जैसे कि आपका ओल्गा टेलिस वाला केस था, ठीक है, राइट टू स्लीप है वो आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइवलीहुड आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्री लीगल एड आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये सारे राइट्स कहां से आए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ही तो आए आर्टिकल 21 के अंदर, तो वो जजमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आर्टिकल 32 और 226 जहां पे रेड पिटिशंस लगती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अब कुछ लेजिस्लेटिव
यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ लेजिस्लेटिव स्ट्राइक डाउन्स की बात कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमने कोई लॉ बनाया, मतलब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाद में आर्बिट्ररी घोषित कर दिया या फिर उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 377 जो आईपीसी का था, जो बात करता था होमोसेक्सुअलिटी की, पहले वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था लेकिन बाद में इसको क्या बना दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया नवतेज सिंह जौहर 2018 के केस से। तो ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप लेजिस्लेटिव स्ट्राइक डाउन कर रहे हो, तो ये केस इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे कि सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी जो अडल्ट्री की बात करता था, उसको हमने स्ट्रक डाउन कर दिया जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से। उसके बाद एनजैक, पहले हमारे पास एनजैक हुआ करता था लेकिन एनजैक को हटा दिया और कोलेजियम सिस्टम को वापस से रिस्टोर कर दिया, तो वो केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये जो 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो केस पूरा था, उस मैटर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसपेरेंसी रूलिंग थी, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए रूलिंग थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्लैट यूजी एग्जाम सिग्नल्स की। ठीक है, तो यहां पर आपको बेसिकली उन सारी चीजों पे ध्यान देना। देखो, पैसेज मेंशन स्ट्रक डाउन वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, केस इन्वॉल्व्स 5+ जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मतलब ये आपके क्लैट यूजी के सिग्नल्स हैं जो आपको कैच करने हैं, जहां से आपको मतलब अटेंशन जो है वो गैदर करनी है और आपको उन चीजों पर सिलेक्टिव होकर फोकस करना है। ठीक है, जो कि लार्ज सेक्शन हो, बड़े बड़े जो बड़ा सेक्शन है जिसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेगुलरली हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और उसके ऊपर कोई बड़ा बदलाव आ रहा है तो, या फिर हमारे ये वाले सारे राइट्स जो फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, तो ये सेंटर फोकस हो जाते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और अगर कोई भी जजमेंट आए तो उसको छोड़ना नहीं है। फिर अब आगे चलते हैं, तो देखो यहां पर मैंने आपके लिए कुछ लिस्ट बनाई है, इन लिस्ट को आप एक बार देख सकते हो जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी जजमेंट हमें पढ़नी होती है और किस तरीके की जजमेंट हमें पढ़नी होती है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करो तो केशवानंद भारती, मेनका गांधी, SR बोमई केस, KS पुट्टास्वामी केस, नवतेज सिंह जौहर केस, ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं या तो ये कोई डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश कर रहे हैं, या तो वो हमारे फंडामेंटल राइट को एक्सपैंड कर रहे हैं, या हमारे किसी नए राइट को क्रिएट कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे लॉ को आर्बिट्ररी घोषित कर रहे हैं जो अब ऑब्सोलीट हो चुका है। तो ये सारे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। तो अगर ऐसे ही रिलेटेड जजमेंट्स आपको आज की तारीख में मिले, ठीक है, या रिसेंट आपको मिले यहाँ पर 2026 के टाइम स्पैन में, तो आपको उनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड केस, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट और अभी रिसेंट के केसेस है, ये तो मैंने लैंडमार्क बता दिए, ये कुछ रिसेंट के केसेस है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड केस 2024 का, इस पर पैसेज भी आया था। ठीक है, इस पर पैसेज भी आया था आपके क्लैट एग्जाम में। उसके अलावा आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया 2019 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन 2019 में सरकार ने किया था। बिल्किस बानो का रिमिशन केस जो था, जिसमें उसके आरोपी जो थे बिल्किस बानो केस के, उनकी सजा को रेमिट करने की बात की जा रही थी, बट उसको हटा दिया गया था, है ना। सो दैट इज बिल्किस बानो केस। तो वो 2023 का जो केस था रिजर्व हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको आपको पढ़ना है। डीमोनेटाइजेशन जजमेंट 2023 की इंपॉर्टेंट है। सेम सेक्स मैरिज के ऊपर अभी यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत चर्चा चल रही है, जैसे सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आई गेस केस है, उस केस को आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद ये क्रिमिनल लॉ के कुछ केसेस हैं, जैसे कि बच्चन सिंह का केस जिसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन आई थी, निर्भया केस 2017 का जिसमें डेथ पेनल्टी दी गई थी उन सारे अक्यूज को जो कि गैंग रेप में इन्वॉल्व थे। अरुणा शानबा केस जो कि पैसिव इथोनेशिया के लिए फेमस है। फिर अरिस्टर पेरिया केस जो है वो बेसिकली ड्रंक एंड ड्राइविंग जो लाइबिलिटी होती है उसके लिए यहाँ पे फेमस है। श्रेया सिंगल का जो केस था वो सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट को स्ट्रक डाउन करता है। तो ये कुछ ऐसे केसेस मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दिए हैं, इन केसेस को तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी अगर आपको रेफरेंशियल केसेस मिल जाएं तो उनको भी आपको रेगुलरली रीड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं आपको अब ये बताना चाह रही हूँ कि आपको कौन से केस छोड़ने हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पढ़ना तो हमें आ गया, लेकिन कौन सी चीज नहीं पढ़नी है वो ज्यादा जरूरी है समझना। तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट से रिलेटेड कोई जजमेंट आए तो आप उसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। CPC हो गया, टैक्स लॉ जजमेंट्स हो गई, IPR रिलेटेड। IPR आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी IPR का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वेटेज बढ़ता जा रहा है क्लैट यूजी में, बट IPR से आज तक सिर्फ एक ही पैसेज आया है, वो भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पे। तो आप अगर जजमेंट्स को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बट बेसिक्स पे फोकस कर लेना। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई अगर आपको जजमेंट मिल रहा है तो यू कैन स्किप इट। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पे ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या कौन से जजमेंट क्लैट के लिए वर्दी हैं और कौन से जजमेंट आपको स्किप करने हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। अगर इस क्वेश्चन में चेकलिस्ट आपकी बन जाती है तो वो पढ़ना है, नहीं बनती है तो नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। सबसे पहला सवाल, इज इट फॉर द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट। ठीक है, या आपको ये पढ़ना है कि क्या ये वाला जो जजमेंट मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं ये सुप्रीम कोर्ट से है या हाई कोर्ट से है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, हाई कोर्ट से थोड़ी कम इंपॉर्टेंट हो जाती है। इज इट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से है। ठीक है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से है। फिर तीसरा सवाल, डज इट इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट, कोई फंडामेंटल राइट इसके अंदर इन्वॉल्व है, हाँ है। हैज इट ओवररूल और सिग्निफिकेंटली ऑल्टर अर्लियर लॉ, अगर है तो ठीक है। या फिर इज इट कवर्ड इन द हिंदू लाइव लॉ और या फिर करंट अफेयर, या फिर डज इट रिलेटेड टू लीगल रीजनिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जजमेंट को रीड करने से पहले अपने आप से करने हैं। अगर इनमें से ज्यादातर आपके सवाल यस यस में है ना, सारे सवाल के आंसर्स यस यस में, तो वो जजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, मतलब जितने आपके यहाँ पे चेकलिस्ट कंप्लीट होती जाएगी ना, उतना ही जजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जाएगा। तो ये चेकलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, इसको यूज करके आप किसी भी जजमेंट को इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट कंसिडर कर सकते हो या इररेलेवेंट कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर मैंने दोबारा से ये जो पूरा 6 पॉइंटर स्ट्रैटेजी आपके लिए जो बनाई थी उसका मैंने एक ओवरव्यू और नट शेल में आपको दोबारा से बताने के लिए ये चार्ट बनाया है। सो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, बी सिलेक्टिव, आपको सिलेक्टिव होके जजमेंट रीड करनी है। दूसरी चीज, बेंच के साइज को आपको पहले देखना है, जितना बड़ा बेंच का साइज होगा उतनी ही जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके अलावा आपको यहां पर यह देखना है कि क्या कोई जजमेंट लीगल चेंज ला रहा है, उसको आपको चेज करना है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखना है कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहा है। इफ यस, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको यहां पर अलाइंड रहना है अपने बेसिकली अपने क्लैट के सिलेबस से, है ना। मतलब ऐसा नहीं करना कि कोई भी जजमेंट पढ़ लो, आपके क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी जजमेंट इंपॉर्टेंट हो सकती है वो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके पता चल जाएंगे कि कहां से ज्यादा मेजर पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस और पैसेजेस बनाते हैं एग्जामिनर्स, वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ में आपको फिल्टर जो है वो लगाना है, और वो फिल्टर्स मैंने अभी आपको सारे बता दिए, वो फिल्टर्स लगाकर देखना है। अगर उन फिल्टर्स से जजमेंट पास हो जाता है तो वो जजमेंट आपको पढ़ना है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप इनको रिलीजियसली फॉलो करोगे और धीरे धीरे करके कोशिश करोगे इस तरीके से जजमेंट को अप्रोच करने की, तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपकी जो जजमेंट रीडिंग स्किल है ना वो बहुत जल्दी इंप्रूव होने लग जाएगी। क्योंकि देखो यार, इस फील्ड में अगर हमें एक्सेल करना है ना तो जजमेंट पढ़नी आनी चाहिए। क्योंकि जजमेंट अगर आप लिटिगेशन करने जाओ तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉर्पोरेट में भी जा रहे हो ना तो भी वो इंपॉर्टेंट है। मतलब लॉ एक ऐसा फील्ड है जहां पर जजमेंट से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, जजमेंट्स तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, और जजमेंट पढ़ना अपने आप में एक बड़ी स्किल मानी जाती है। तो जजमेंट को पढ़ना आना चाहिए, धीरे धीरे करके कोशिश करो। मतलब बेबी स्टेप से ही आप आगे चल के एक प्रो रीडर बन पाओगे। तो बेबी स्टेप्स लो, अभी इन सारी चीजों को आप यहाँ पे इनकलकेट करो, जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं इनको यूज करके थोड़ा सा देखिए, क्या पता आपके अंदर जो है आपको खुद इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। एंड आई एम प्रिटी श्योर ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स हैं जो मैंने भी यूज की हैं और मुझे बहुत इंपैक्ट मिला है देखने को, तो आई एम श्योर आपको भी जरूर मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में यार आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर बनाऊं, और आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए, या मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि लीगल रीजनिंग को एक्सेल करने के लिए फॉर क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू आपकी क्या स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बाद बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आए थे कि मैम जजमेंट्स को कैसे पढ़ते हैं इफेक्टिवली, जजमेंट रीडिंग कैसे इंप्रूव करते हैं, क्योंकि उसमें मैंने जजमेंट का जिक्र किया था। मैंने एक बच्चे का वो मैसेज देखा और उसके बाद फिर मेरे को ये आइडिया आया कि मुझे ये एक नई सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप जैसे व्यूअर्स के लिए और भी जितने भी व्यूअर्स बाद में देखेंगे उनके लिए ये यूजफुल हो और उनको कोई ना कोई किसी तरीके से हेल्प मिल जाए। सो अड्डा हमेशा आप सभी लोगों के लिए खड़ा हुआ है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और उन सभी लोगों के साथ शेयर कर देना जो कि लीगल जजमेंट पढ़ने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।